नमस्कार। यहाँ हम बड़े और उलझे विषयों को बहुत ही आसान विजुअल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ ना किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में हर एक क्लिक के पीछे डेटा और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा ही मजेदार सफर होता है। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? बिल्कुल इसकी बुनियाद से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये इंटरनेट है क्या। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, मानो पूरी दुनिया में डिजिटल सड़कों का एक जाल बिछा हो जो सरकारों, कंपनियों और हमारे आपके घरों के लाखों छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। और देखिए, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम तो चाहिए ही। विंटन सर्फ ने ही वो जरूरी प्रोटोकॉल बनाने में मदद की थी जो आज भी इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी हैं। जरा सोचिए, कुछ ही दशकों के अंदर इंटरनेट एक मिलिट्री प्रोजेक्ट से बढ़कर एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन हब बन गया। ये बदलाव वाकई में कमाल का है। लेकिन एक सवाल उठता है कि इतने सारे अलग अलग नेटवर्क्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? इसका जवाब काफी सीधा है, एक कॉमन भाषा का इस्तेमाल करके। चलिए जानते हैं इंटरनेट की इस खास भाषा के बारे में। इस भाषा का नाम है TCP/IP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए नियमों का एक सेट है जो ये पक्का करता है कि सारा काम बिना किसी गड़बड़ के हो जाए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पोस्टल सर्विस वाला। देखिए, TCP ये तय करता है कि क्या भेजा जा रहा है, मतलब ये मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है और फिर सही जगह पर वापस जोड़ता है। और IP वो एक डाकिया की तरह है जो ये देखता है कि मैसेज कहाँ जाएगा, मतलब ये हर पैकेट पर सही एड्रेस लगाता है। अब एक आम कंफ्यूजन की बात करते हैं। क्या वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज है? अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज हैं, पर ऐसा है नहीं। वेब असल में इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है, ठीक वैसे ही जैसे हाईवे पर गाड़ियां चलती हैं। HTML, हाइपरलिंक्स और HTTP ये सब मिलकर ही जानकारी का वो विशाल जाल बुनते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो खबरें पढ़ना हो या बिल्लियों के वीडियो देखना। तो ठीक है, हमारे पास सड़कें यानी इंटरनेट हैं और मंजिलें यानी www भी हैं, पर हम असल में एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? इसको यूं समझिए कि वेब ब्राउज़र हमारी गाड़ी है और सर्च इंजन हमारा मैप या GPS। हम अपनी गाड़ी मतलब ब्राउज़र से ही GPS मतलब सर्च इंजन तक पहुंचते हैं और फिर वो GPS हमें वेब पर किसी भी मंजिल तक ले जाता है। गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो ज़रूरी टूल्स हैं जो इस बहुत बड़ी डिजिटल दुनिया में रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो अब तक हमने क्या, कहाँ और कैसे की बात कर ली है, लेकिन एक ब्राउज़र अरबों वेबसाइट्स में से किसी एक का सही पता कैसे ढूंढ लेता है? देखिए, इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर घर का एक खास पता होता है। अब सोचकर देखिए, क्या हम अपने सभी दोस्तों के फ़ोन नंबर याद रख पाते हैं? नहीं ना? बस DNS भी इंटरनेट के लिए ठीक यही काम करता है। ये एक तरह से इंटरनेट की फ़ोन बुक है और इसी की वजह से हमें वेबसाइट्स के वो मुश्किल लंबे नंबर याद नहीं रखने पड़ते। और ये सारा काम वेबसाइट का नाम टाइप करने से लेके उसके खुलने तक पलक झपकते ही हो जाता है। पर्दे के पीछे ये एक बहुत ही तेज और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया वैसे वैसे इन एड्रेस की ज़रूरत भी बढ़ी और इसी वजह से IP एड्रेस के दो मुख्य वर्जन हमारे सामने आए। ये बिल्कुल फ़ोन नंबर्स की तरह है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग फ़ोन इस्तेमाल करने लगे, हमें लंबे नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक वैसे ही जब इंटरनेट से जुड़ने वाले डिवाइस बढ़ गए तो पुराने IPv4 एड्रेस कम पड़ने लगे। इसी वजह से IPv6 बनाया गया, जो भविष्य के लिए लगभग अनगिनत एड्रेस दे सकता है। एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर इंटरनेट आज हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो हमारी दुनिया को लगातार बदल रहा है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इसका अगला पड़ाव क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबका स्वागत है। तो आज हम ईमेल के जरूरी हिस्सों को समझेंगे, मतलब इसकी बेसिक बनावट से लेकर उस सिक्योरिटी तक जो इसे सेफ रखती है। इससे अपने डिजिटल मेलबॉक्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक साफ रोड मैप के साथ शुरू करते हैं। हम इन 4 मुख्य हिस्सों को देखेंगे ताकि ईमेल की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। सबसे पहले चलिए ईमेल की एकदम बुनियाद को देखते हैं, यानी उसके एड्रेस को ही। देखिए, एक ईमेल एड्रेस का एक खास फॉर्मेट होता है और ये 2 मेन पार्ट से बनता है जिन्हें अलग करता है @ का सिंबल, जो अब इंटरनेट की एक पहचान ही बन गया है।
तो ये जो @ का निशान है ना, ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है। ये आपके पर्सनल यूजर नेम को उस कंपनी के डोमेन से अलग करता है जो ईमेल सर्विस दे रही है, जैसे कि gmail.com या yahoo.com। आपका यूजर नेम, जो आपकी डिजिटल पहचान है, वो ज्यादा से ज्यादा 64 कैरेक्टर्स का हो सकता है। मतलब क्रिएटिविटी दिखाने का मौका तो है, पर एक लिमिट के साथ। दूसरी तरफ डोमेन नेम काफी लंबा हो सकता है, 255 कैरेक्टर तक। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई लेवल हो सकते हैं, जैसे कि mail.company.co.uk वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा ईमेल एड्रेस कुल मिलाकर 320 कैरेक्टर्स तक लंबा हो सकता है। अब ये जगह तो काफ़ी है, पर ज़्यादातर लोग छोटे और आसानी से याद रहने वाले एड्रेस ही पसंद करते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हमारे पास एड्रेस आ गया, तो हमें अपने डिजिटल मेल बॉक्स में सेफली घुसने का एक तरीका भी तो चाहिए। तो अपनी पहचान साबित करने का ये जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। और ये किसी भी डिजिटल मेल बॉक्स के लिए सिक्योरिटी की पहली दीवार है। यहाँ पर ना सिक्योरिटी के 2 लेवल के बीच का अंतर साफ पता चलता है। देखिए, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी SFA सिर्फ एक चाबी पर डिपेंड करता है, और वो चाबी है पासवर्ड। लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA इसमें एक और ताला लगा देता है, जैसे फ़ोन पर भेजा गया कोई कोड। इससे ये कहीं ज़्यादा सेफ हो जाता है। लॉगिन करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने ईमेल अकाउंट के कमांड सेंटर में। मेल बॉक्स कई ज़रूरी फोल्डर्स में बटा होता है, और हर एक का एक बहुत ही खास मकसद होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी ईमेल जो आपको भेजा जाता है, वो सबसे पहले इनबॉक्स में ही आता है। ये आपके डिजिटल मेल का मेन हब है। अगर कोई मैसेज भेजने के बाद रास्ते में ही अटक जाए, तो वो आउटबॉक्स में पड़ा रहता है। और जैसे ही वो मैसेज डिलीवर हो जाता है, वो आउटबॉक्स से निकलकर सेंड फोल्डर में चला जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि उसका सफ़र पूरा हो गया। और आखिर में चलिए सबसे ज़रूरी हिस्से पर बात करते हैं। इस पूरे सिस्टम को ठीक से सिक्योर कैसे करें ताकि हमारा डेटा सेफ रहे। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, और इसका जवाब छिपा है कई अलग-अलग चीज़ों को एक साथ मिलाने में। एक सच में मजबूत पासवर्ड इन 4 आसान लेकिन असरदार नियमों को मानता है, जिससे उसे गैस करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी बात समझनी है। देखिए, ईमेल एड्रेस में आप लेटर्स को बड़ा लिखें या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पासवर्ड के साथ ऐसा नहीं है। पासवर्ड होता है केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल RWA@123 और स्मॉल RWA@123, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग पासवर्ड हैं, और यही चीज़ सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाती है। सिर्फ एक मजबूत पासवर्ड बना लेना ही काफ़ी नहीं है। लंबे समय तक सेफ रहने के लिए इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, उसके बाद एक सवाल तो बनता है, क्या आपका डिजिटल दरवाज़ा सच में लॉक है? क्या वो मजबूती से बंद है? ज़रा अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में सोचिए और देखिए कि क्या उसे अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। याद रखिए, आपकी ऑनलाइन सेफ्टी आपके ही हाथ में है। जैसे ही एंटर बटन दबता है ना, एक गजब का सफ़र शुरू हो जाता है। आज हम इसी छुपे हुए सफ़र की बात करेंगे, वो सफ़र जो वेब को हमारी स्क्रीन तक ले आता है। तो चलिए देखते हैं कि उस 1 सेकंड के अंदर असल में होता क्या है। तो सबसे पहले ये इंटरनेट आखिर है क्या? ये कोई हवा में तैरता हुआ क्लाउड जैसा कुछ नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जरा सोचिए, समंदर के नीचे से गुजरती हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स, राउटर्स, सर्वर्स जो पूरी दुनिया को जोड़ते हैं, ये एक असल जीती जागती चीज है, और तभी तो ये काम करता है। और इस पूरे ग्लोबल नेटवर्क की नींव रखी थी विंटन सर्फ जैसे लोगों ने। उन्हें अक्सर फादर ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है। उन्होंने ही TCP/IP नाम के कुछ बेसिक रूल्स बनाए। कह सकते हैं कि ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ से पता चलता है कि कैसे इंटरनेट एक छोटे से मिलिट्री प्रोजेक्ट से बढ़कर एक ग्लोबल पब्लिक रिसोर्स बन गया। शुरुआत हुई ARPANET से, और देखिए 1995 तक ये भारत में भी आ गया, और उसने तो सब कुछ ही बदल कर रख दिया। ठीक है, तो अब सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? वो ये कि वेबसाइट के नाम, जिसे हम इंसान समझते हैं, उसे एक ऐसी चीज़ में बदला जाए जिसे कंप्यूटर समझ सके।
डीएनएस को इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक समझ सकते हैं। जैसे हम किसी का नाम देखकर उसका फ़ोन नंबर ढूंढते हैं, वैसे ही जब हम google.com जैसा कोई नाम टाइप करते हैं तो डीएनएस उसका खास नंबर वाला पता ढूंढता है। इसी पते को आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसकी ज़रूरत ब्राउज़र को कनेक्ट करने के लिए पड़ती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे डीएनएस लुकअप कहते हैं और ये सब पर्दे के पीछे मिली सेकेंड्स में हो जाता है। ये पहला और सबसे ज़रूरी ट्रांसलेशन है और इस पूरे सिस्टम को मैनेज करती है ICANN नाम की एक संस्था, जिसका काम है इंटरनेट को ऑर्गेनाइज्ड रखना। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये इंटरनेट पर जुड़े हर एक डिवाइस और सर्वर के लिए एक यूनिक, कह लीजिए, घर के पते जैसा है। इसके बिना डिवाइस को पता ही नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेशन भेजनी कहाँ है या मंगानी कहाँ से है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पुराने वाले यानी IPv4 एड्रेस खत्म होने लगे। सोचिए, ये कुछ ऐसा था जैसे पूरी दुनिया में फ़ोन नंबर ही खत्म हो गए हों। इसीलिए बनाया गया IPv6। इसमें इतने ज़्यादा एड्रेस हैं कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते। मतलब इंटरनेट के बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एड्रेस तो आ गया। अब अगला स्टेप क्या है? अब हमारे डिवाइस को बातचीत शुरू करनी है। ये इंटरनेट का एक बेसिक मॉडल है, जिसे क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इसे एक रेस्टोरेंट की तरह समझिए। हमारा डिवाइस यानी क्लाइंट ऑर्डर देता है और सर्वर, जिसके पास वेबसाइट का सारा डेटा है, वो उस ऑर्डर को पूरा करता है। HTTP को आप वो खास भाषा मान सकते हैं जिसमें क्लाइंट और सर्वर बात करते हैं। ये कुछ रूल्स का सेट है जिससे ये पक्का होता है कि दोनों एक दूसरे की रिक्वेस्ट और रिप्लाई समझ पाएं। ये उनका एक दूसरे से ये कहने का तरीका है कि प्लीज मुझे ये वेब पेज चाहिए, और सर्वर का जवाब होता है ये लीजिए जानकारी जो आपने मांगी थी। अब देखिए, कोई भी बड़ी फाइल एक साथ नहीं भेजी जाती। TCP/IP उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। हर पैकेट को अलग अलग भेजा जाता है और यही वजह है कि कभी-कभी कोई इमेज पूरी लोड होने से पहले धीरे धीरे बनती हुई दिखती है। वो असल में ब्राउज़र होता है जो उन सभी पैकेट्स को वापस जोड़ रहा होता है। और ये सिस्टम बड़ा कमाल का है। अगर कोई पैकेट रास्ते में गुम भी हो जाए तो TCP को पता चल जाता है और वो उसे दोबारा मंगवा लेता है। ये पक्का करता है कि जो फाइल हमें मिले वो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी सर्वर ने भेजी थी, एक भी टुकड़ा गायब ना हो। तो सारे पैकेट्स आ गए, वापस जुड़ भी गए, सर्वर ने रिक्वेस्ट का जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि उसने भेजा क्या है। सर्वर से जो फाइल वापस आती है वो HTML में लिखी होती है। HTML ही वेब पेजेस की भाषा है। ब्राउज़र इस कोड को एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह पढ़ता है। यही कोड बताता है कि हेडिंग कहाँ रखनी है, पैराग्राफ कहाँ आएगा और इमेज कहाँ दिखेगी। और बस इन्हीं सब से वो पेज बन जाता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक वेबसाइट एक किताब जैसी है और एक वेब पेज उस किताब का एक पन्ना। सिंपल है ना? अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि एक पेज लोड कैसे होता है। तो चलिए अब एक आम कंफ्यूजन दूर करते हैं। ब्राउज़र और सर्च इंजन के बीच का फर्क समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ब्राउज़र हमारी कार है और सर्च इंजन वो मैप है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के इस विशाल हाईवे पर अपनी मंजिल ढूंढने के लिए करते हैं। और ब्राउज़र्स की बात चली है तो साल 1993 बहुत बड़ा साल था। इसी साल मोज़ैक, पहला पॉपुलर ग्राफिकल वेब ब्राउज़र रिलीज़ हुआ था। इसी ने इंटरनेट को सिर्फ टेक्स्ट वाले सिस्टम से एक विजुअल एक्सपीरियंस में बदल दिया और कह सकते हैं कि यहीं से ये सच में आम लोगों के लिए खुल गया। इंटरनेट का ये सफ़र ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। असल में तो ये अभी बस शुरू हो रहा है। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, डिवाइसों को कनेक्ट करना और डेटा शेयर करना, वो अब नए और क्रांतिकारी तरीकों से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये नई टेक्नोलॉजीज इंटरनेट को पूरी तरह बदल रही हैं। अब ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ढूंढने तक सीमित नहीं रहा। अब बात हो रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की, क्लाउड कंप्यूटिंग से पावरफुल रिसोर्सेज तक पहुंचने की और AI के साथ स्मार्ट फैसले लेने की। मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क से एक एक्शन नेटवर्क बनता जा रहा है। सो इन्फॉर्मेशन से इंटेलिजेंस की तरफ ये जो बदलाव है, यही इंटरनेट की कहानी का अगला चैप्टर है। पहले इसने कंप्यूटर्स को जोड़ा, लेकिन अब ये सब कुछ जोड़ रहा है। और ये कहानी ये तो अभी लिखी जा रही है। ये हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल रही है जिसके बारे में हम अभी सिर्फ सोचना शुरू कर रहे हैं।